आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी की क्लास से पढ़ ली है। आज हम क्या करेंगे, परिणामित्र जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, चाहे जो बच्चा लाइनमैन की तैयारी करता हो, एससी की तैयारी करता हो, डब्ल्यूपीओ की तैयारी करता हो, या जिसके पास आईटीआई के अंदर लाइनमैन की ट्रेड है, वायरमैन की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। और जो आईटीआई करते हैं उन बच्चों का सबसे फेवरेट और अच्छा चैप्टर कौन सा है? ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा चैप्टर हमारा? ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज को ज्यादा करते हैं और ज्यादा वोल्टेज को कम करते हैं, बिना शक्ति को परिवर्तन किए और आवृत्ति को परिवर्तन किए बिना। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक प्रकार की वोल्टेज को दूसरे प्रकार की वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। तो आज हम इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है इसके करीब 220 के करीब क्वेश्चन हम ले आपके लिए लेके आए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन है, तो इन 200 क्वेश्चनों को हमने करना है। तो आज हमारी इसकी क्या है, पहली क्लास है परिणाम मित्र की। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस है? ये हम जो पूछ रहा है भाई, जो ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा किस प्रकार का डिवाइस है या किस प्रकार का यंत्र है। तो क्या पूछ रखा भाई, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का यंत्र है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर कम वोल्टेज को ज्यादा करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का हम काम लिख लेते हैं भाई, क्या करता है, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदलता है और ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का क्या भाई, मेन काम है, कम वोल्टेज होगी तो उसको ज्यादा कर देगा, अगर ज्यादा वोल्टेज है तो उसको कम कर देगा। और इसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है, जिसको हम एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी किससे जुड़ी होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी जुड़ी होती है स्रोत से, जिससे आपूर्ति दी जाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी किससे जुड़ी होती है? लोड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? लोड से जुड़ी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना बिना परिवर्तन किए। इसको बिना परिवर्तन किए। परिवर्तन किस चीज का नहीं करता, ये बातें उन्हें ध्यान रखनी है। तो परिवर्तन किसका नहीं करता? एक तो ये आवर्ती नहीं बदलता है। क्या नहीं करता है? आवर्ती का परिवर्तन नहीं करता है। और दूसरा किसका नहीं करता है? शक्ति का। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? तो हमारा ट्रांसफॉर्मर एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज के अंदर बदलता है बिना आवर्ती और बिना शक्ति को परिवर्तन किए। और यह एक स्टैटिक उपकरण है। ये क्या हमारा एक स्थिर उपकरण है। क्या उपकरण है? स्थिर उपकरण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। क्या कैसा उपकरण है? स्टैटिक उपकरण है। तो स्टैटिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता इसके अंदर? है घूमने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता? घूमने वाला भाग ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं होता। घूमने वाला भाग नहीं होता। और क्या खासियत है? अगर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चक्कर ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन होगा। अगर प्राइमरी में चक्कर कम और सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा तो क्या होगा भाई, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन ये हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस है या किस प्रकार का यंत्र है। तो ऑप्शन ए भाई घूर्णन वाला होता है, ऑप्शन बी है स्टैटिक है, ऑप्शन डी है चलित है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर वो हमारा किस प्रकार का यंत्र है? तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है भाई, एक स्टैटिक उपकरण है। कौन सा उपकरण है? स्टैटिक उपकरण है। तो स्टैटिक उपकरण है तो इसलिए इसके क्या है, इसके अंदर नहीं होती भाई घर्षण हानि नहीं होती। क्या नहीं होती? घर्षण हानि नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या नहीं होती? घर्षण हानि नहीं होती, क्योंकि ये क्या भाई, स्टैटिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है। तो हमने पढ़ा भाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। किसको? वोल्टेज को क्या करता है? घटाता और बढ़ाता है। किसको? वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। क्या करता है? कम या
ज्यादा करता है। तो ये हमसे पूछ रहा भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है एक स्थिर उपकरण है, वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या करता है, बदलता है। क्या करता है, वोल्टेज को ये बदलता है। दूसरा भाई विद्युत धारा बदलता है, विद्युत धारा को भी। तीसरा तापमान भी परिवर्तन होता है इसके अंदर। क्या होता है भाई, तापमान है परिवर्तन होता है। तो किसको नहीं बदलता, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर किसको नहीं बदलता, शक्ति को नहीं बदलता। किसको नहीं बदलता, शक्ति को नहीं बदलता। तो धारा हमारी कैसे बदली जाती है, जब हमारी वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, वोल्टेज ज्यादा होगी तो धारा हमारी उस साइड क्या होगी, कम होगी। और जब वोल्टेज हमारी कम होगी तो उस समय धारा हमारी क्या होगी, दूसरी साइड ज्यादा होगी। तो विद्युत को भी क्या करता है, ये बदलता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है। तो कैसा है भाई, पावर या शक्ति स्थिर उपकरण है। क्या बोलते हैं शक्ति को हमें, पावर। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है। ये पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर का हमने पढ़ा भाई, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक स्टैटिक या स्थिर उपकरण होता है जो एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है। क्या करता है, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना आवर्ती और शक्ति को परिवर्तन किए। ना तो ये शक्ति को बदलता है और ना ही आवर्ती को बदलता है, केवल किसको बदलता है, ये वोल्टेज को बदलता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई आवर्ती और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ऑप्शन बी कह रहा भाई आवर्ती और शक्ति में परिवर्तन करके वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। ऑप्शन बी कह रहा है ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना आवर्ती और शक्ति को परिवर्तन किए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये क्या नहीं करता भाई, ना तो आवर्ती में परिवर्तन करता है और ना ही किस में करता है, शक्ति के अंदर परिवर्तन करता है। केवल वोल्टेज के अंदर क्या करता है, हमारा परिवर्तन करता है। तो क्या करता है ट्रांसफॉर्मर है स्टैटिक उपकरण है जो एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है बिना आवर्ती और शक्ति में परिवर्तन किए। और इसके अंदर घूमने वाला कोई भाग नहीं होता, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं होती, यांत्रिक हानि नहीं होती। तो यांत्रिक हानि नहीं होती तो इसकी दक्षता क्या होती है, तो दक्षता पूछी जाती है इसकी कितनी होती है। तो दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है उच्च। क्या होती है, उच्च होती दक्षता। तो जो रेंज मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 90% से 98% तक। तो इनके बीच में जो भी ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा भाई हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, एक उपकरण। ट्रांसफॉर्मर हमारा है क्या, एक उपकरण है। और उपकरण भी कैसा हमारा भाई, तो उपकरण कैसा हमारा, कैसा उपकरण है, स्थिर उपकरण है। तो इसका पूछा जाता है भाई प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसको, एसी में डीसी को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका करते हैं, डायोड का। किसका करते हैं, डायोड का या ब्रिज रेक्टिफायर का। डीसी को एसी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्टर का करते हैं। किसका करते हैं, कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। आउटपुट बदलने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमारा, उसके अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारी क्या भाई, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं या क्या देते हैं, ये स्रोत से जुड़ी होती है। क्या होती है, स्रोत से। और ये किससे जुड़ी होती है, लोड से। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है भाई, विद्युत रूप से कनेक्शन नहीं होता। किस रूप से, विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती। तो पूछा जाता है किस रूप से, तो ये मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती है। किस रूप से, मैग्नेटिक रूप से। किस रूप से जुड़ी होती है, मैग्नेटिक रूप से। तो ये कह रहा भाई ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जिसका प्रयोग क्या किया जाता भाई, तो इसका प्रयोग हम करते हैं भाई, जो हमने इनपुट दी है, क्या दी है, इनपुट दी है, और जो हमने क्या करनी है, आउटपुट प्राप्त करनी है। क्या करनी है,
आउटपुट प्राप्त करनी है, उसमें क्या करना होता है, इसको परिवर्तन करना होता है। अगर इनपुट ज्यादा दी है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर हमने इनपुट कम दी है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर निर्भर करता है हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्रयोग कर रखा है या स्टेप डाउन प्रयोग कर रखा है। तो आउटपुट बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आउटपुट को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरित कुंडलियां होती है। क्या पूछ रखा भाई, एक ट्रांसफॉर्मर हमारा, उसके अंदर क्या होती है, दो कुंडलियां होती है। क्या होती है भाई, दो कुंडलियां होती है। तो दो कुंडलियां हमने पढ़ी भी, कौन कौन सी होती है। तो एक तो होती है हमारे प्राइमरी, कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और एक हमारे पास कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये पूछ रहा भाई, एक ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरित कुंडलियां होती है, चुंबकीय रूप से अलग होती है और विद्युत रूप से जुड़ी होती है। तो कह रहा भाई ये दोनों वाइंडिंग क्या है, विद्युत रूप से तो जुड़ी हुई है और चुंबकीय रूप से क्या होती है, अलग होती है। ऑप्शन बी कह रहा भाई चुंबकीय रूप से अलग होती है और विद्युत रूप से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन बी ठीक कर लेना भाई, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है चुंबकीय रूप से अलग है, विद्युत रूप से भी अलग। क्या हो रहा है भाई, चुंबकीय रूप से भी अलग हो रहा है, विद्युत रूप से भी अलग है। ऑप्शन सी कह रहा है भाई चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है और विद्युत रूप से क्या होती है, अलग है। तो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है भाई, जो हमारी जो ये दो वाइंडिंग होती है, तो ये क्या होती है, हमने पढ़ लिया भाई, ये विद्युत रूप से तो क्या होती है, अलग होती है, लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, चुंबकीय रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मर की दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को हम स्रोत वाइंडिंग भी कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, लोड वाइंडिंग कहते हैं। तो ये दोनों क्या होती है, विद्युत रूप से तो अलग होती है और चुंबकीय रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। क्या पूछ रखा भाई, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किस के ऊपर काम करता है, केवल एसी धारा पे करता है, केवल डीसी धारा पे करता है, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है कौन सी सप्लाई के ऊपर काम करता है, ऑप्शन है भाई एसी धारा। एसी धारा को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तित धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो समय के साथ अपना मान व दिशा क्या कर ले, बदल ले। और ऑप्शन डीसी किसे कहते हैं, डीसी क्या होती है हमारी, तो डीसी होती है हमारी डायरेक्ट करंट। क्या होती है, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष धारा। तो प्रत्यक्ष धारा क्या होती है, जो समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले, वो क्या कहलाती है, हमारी डीसी सप्लाई कहती है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था उसके अंदर हमने कितनी वाइंडिंग पढ़ी है, दो वाइंडिंग पढ़ी है। और दो वाइंडिंग भी किस रूप से जुड़ी होती है, मैग्नेटिक रूप से। अब हमने ट्रांसफॉर्मर से क्या करवाना भाई, एसी से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या भेजनी है, विद्युत सप्लाई भेजनी है। तो जो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब चुंबक बनेगी तभी हमारा क्या होगा, ये सेकेंडरी को क्या करेगा, लिंक करेगा और इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। तो डीसी हमारी क्या होती है, एक धारा दिशा होती है, तो उसके अंदर क्या नहीं होता भाई, परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होती, वो प्रत्यावर्ती प्रकार की नहीं होती। तो हमारा भाई ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर काम करता है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर केवल एसी धारा के ऊपर ही क्या करता है, काम करता है। इसके अंदर ही प्रत्यावर्तित प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रकार प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, 200 वोल्टेज 10:1 टन अनुपात के ट्रांसफॉर्मर को गलती से 200 वोल्टेज डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा भाई 200 वोल्ट विद्युत वाइंडिंग पर
क्या करें अभी, कह रहा अभी 200 वोल्टेज सप्लाई द्वितीयक वाइंडिंग पर आएगी। ऑप्शन बी कह रहा अभी 2000 वोल्टेज द्वितीयक वाइंडिंग पे आएगी। ऑप्शन सी कह रहा अभी प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन डी कह रहा अभी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी। तो क्या होगा भाई, जब हमने ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे दी तो ट्रांसफॉर्मर की क्या है भाई, प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, तो पढ़ लेते भाई। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर को हमने क्या देनी है, डीसी सप्लाई। तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है प्रेरणीय प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात, जो क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। प्रेरणीय प्रतिघात को लिखते हैं हम XL से। किससे लिखते हैं, XL से, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हमारा क्या होता है भाई, 2 पाई FL होता है। क्या होता है, 2 पाई FL होता है। तो दो कॉमन है, पाई कॉमन है, F हमारी क्या है, F हमारी यहाँ पे क्या है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती हमारी क्या होती है, आवर्ती। और L हमारा क्या भाई, प्रेरक है। क्या हमारा प्रेरक है, जो अचानक धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और प्रेरणीय प्रतिघात का इकाई क्या होती है, प्रेरणीय प्रतिघात की, तो प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है, तो प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई होती है ओम। क्या होती है, ओम। ये हमें पता है क्या होती है, प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है, ओम होती है। अब हमने क्या किया भाई, हमारे पास कौन सी सप्लाई दी है, हमने डीसी सप्लाई दी है। कितने वोल्टेज, 200। कितने वोल्टेज की सप्लाई दी है, 200 वोल्टेज की। तो ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या प्रभाव होगा, तो हम कह रहे हैं प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और यह भी हम क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे भाई ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्यों जलेगी अगर डीसी सप्लाई दे दी। तो जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है, तो डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है 0। कितनी होती है, 0। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारी प्रेरणीय प्रतिघात क्या होता है भाई, XL होता है। प्रतिबाधा के रूप में क्या होता है हमारा, XL होता है। तो XL बराबर हमारा है 2 पाई FL। क्या है, 2 पाई FL। तो XL बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो XL अगर ज्यादा है, क्या है, अगर XL ज्यादा है तो आवृत्ति भी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा हमारा भाई, प्रेरक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। दूसरी बात हमारा XL क्या है, कम है, तो बराबर में आवृत्ति भी हमारी क्या हो जाएगी, कम। और L भी हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो अब हमारे जो आवृत्ति होती है डीसी सप्लाई की वो कितनी होती है, तो होती है हमारी 0। कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे हम इसका मान 0 रखेंगे तो XL बराबर क्या आ जाएगा, XL बराबर आ गया 0। क्या आ गया, 0। तो XL की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस XL का मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम क्या करता है भाई, धारा में क्या करता है, धारा में बाधा उत्पन्न कौन करता है, कौन है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। तो इस XL का मात्रक भी क्या है, ओम है। और इस ओम की जो क्या आई है, वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, 0। कितनी आई है, 0 आई है। अगर प्रतिरोध की वैल्यू 0 आ गई, कितनी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो हमारी धारा क्या हो जाएगी, तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारा हमारी क्या हो जाएगी, अनंत। अगर किसी वाइंडिंग को अनंत धारा दे दी जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्या हो जाएगी, वाइंडिंग हमारी जल जाएगी। इसलिए अगर हमने क्या किया भाई, 200 वोल्टेज चाहे एसी का ट्रांसफॉर्मर हो, अगर गलती से उसको 200 वोल्टेज डीसी सप्लाई दे दी तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ये सारा डाटा आपको बता दिया है कैसे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण आवर्ती और शक्ति में परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। तो ये क्या कह रहा है भाई, हमारे पास कौन सा उपकरण है जो क्या नहीं करता, ना तो आवर्ती में परिवर्तन करता है और ना ही शक्ति में परिवर्तन करता है, कि फिर भी क्या कर देता है भाई, विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ के अंदर क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है, भेज देता है। तो किसकी बात कर रहा है भाई, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, तो इसके अंदर ये तो अब इसका
इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्रोत वाइंडिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या देते हैं, धारा देते हैं। और ये हमारी कौन सी होती है, लोड होती है। कौन सी होती है, लोड। ये होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को धारा दी जाती है और सेकेंडरी से क्या है, ली जाती है। तो कह रहा भाई ना तो आवर्ती में परिवर्तन करता है और ना ही शक्ति में परिवर्तन करता है, फिर भी क्या कर देता है, ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हमारा क्या करता है, अल्टरनेटर हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको, यांत्रिक को विद्युत में, किसमें, यांत्रिक को विद्युत में। ये भी जनरेटर के साथ जुड़ा होता भी हमारा अल्टरनेटर, इसका भी काम है यही है। तो हमारा कौन करता भाई, जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा क्या करता भाई, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना आवर्ती और विद्युत शक्ति को परिवर्तन किए बिना। अगला क्वेश्चन हमारा है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर है। ये पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर है, उसकी तुलना में ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, क्या नहीं कर सकता भाई, ऑप्शन ए कह रहा भाई आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन बी कह रहा भाई आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन सी कह रहा भाई आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता। और ऑप्शन डी कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर हमने स्टेप अप प्रयोग कर रखा है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप। तो स्टेप अप में क्या होता है भाई, वोल्टेज तो जाएगी सेकेंडरी के अंदर ज्यादा और धारा क्या जाएगी, कम। ये कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। अगर हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्रयोग कर रखा है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होगा भाई, वोल्टेज तो जाएगी ज्यादा और धारा जाएगी कम। अगर हमने कौन सा प्रयोग कर रखा है, स्टेप डाउन, कौन सा प्रयोग कर रखा है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में क्या होगी भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज तो जाएगी कम और धारा क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता भाई आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा भी बढ़ा सकता है। क्या नहीं कर सकता भाई, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो हमने कहा भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक आवर्ती और शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। क्या नहीं कर सकता, इनमें परिवर्तन नहीं करता भाई, किसमें, शक्ति में और आवर्ती में परिवर्तन नहीं करता हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। पूछ रखा भाई हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी दो वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो उनके बीच में प्रतिरोध होता है। क्या पूछ रखा भाई, ये पूछ रहा हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर की जो दो वाइंडिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्राथमिक, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो इनके बीच में प्रतिरोध पूछ रहा भाई कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई अनंत होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 किलो ओम होता है, ऑप्शन सी कह रहा भाई 100 किलो ओम होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 0 है। तो हमारे दो ट्रांसफॉर्मर की जो दो वाइंडिंग है वो क्या होती है भाई, विद्युत रूप से अलग होती है। क्या होती है, विद्युत रूप से अलग। तो विद्युत रूप से अलग होगी तो उनके अंदर प्रतिरोध क्या होगा, तो ओपन सर्किट जैसा काम करता है। और ओपन सर्किट में क्या होता है, धारा तो हमारी 0 है, तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाएगा हमारा क्या, अनंत। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमारा हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग पर तार के चक्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा। ये कह रहा भाई हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, क्या एक ट्रांसफॉर्मर है कि द्वितीयक वाइंडिंग पर तार के चक्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा। द्वितीयक में धारा में कमी होगी, द्वितीयक में वोल्टेज में वृद्धि होगी, प्राथमिक में धारा की कमी होगी, ए व बी दोनों। तो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर की दो वाइंडिंग है, एक तो है ये और एक है ये। अब इसने कहा भाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में क्या भाई, तार के चक्रों की संख्या क्या है,
में वृद्धि होगी। तो ये तो थी कम, ये क्या हो गया भाई, किसी के अंदर क्या होगी, वृद्धि। तो पूछ रहा तो क्या होगा भाई, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर तार की चक्रों की संख्या ज्यादा होगी, किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या ज्यादा, इसकी चक्रों की संख्या ज्यादा, संख्या ज्यादा, तो क्या होगा भाई, ज्यादा होगी तो हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा भाई, स्टेप अप। कैसा होगा, स्टेप अप होगा। क्या होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर है, अगर सेकेंडरी में चक्रों की संख्या ज्यादा तो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, स्टेप अप होगा। स्टेप अप होगा तो वोल्टेज क्या होगी, तो वोल्टेज हो जाएगी हमारी ज्यादा। क्या हो जाएगी, वोल्टेज हो जाएगी ज्यादा। और धारा क्या हो जाएगी, तो धारा क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर है तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारा हमारी हो जाएगी कम है। तो द्वितीयक वाइंडिंग में धारा में कमी होगी, बिल्कुल होगी। द्वितीयक में वोल्टेज में वृद्धि होगी, तो होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए। क्या भाई हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें चुंबकीय प्रवाह का मार्ग कैसा होना चाहिए। तो चुंबकीय प्रवाह का मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है और जिसकी क्या है, ये दो वाइंडिंग है। क्या है, दो वाइंडिंग है। तो दो वाइंडिंग है तो इसको हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, और इससे क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो क्या होता है, ये विद्युत रूप से तो अलग होती है लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है। जब इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो इसके अंदर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करेगा, काटेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करेगा, काटेगा, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होगी, ईएमएफ। तो ये पूछ रहा भाई, जो चुंबकीय प्रवाह है, चुंबकीय क्षेत्र का जो चलने का रास्ता है, वो मार्ग क्या होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के अंदर। ऑप्शन ए कह रहा भाई उच्च अनिच्छा। तो अनिच्छा क्या होता है भाई, अनिच्छा को बोलते हैं हम क्या, अनिच्छा होता है हमारा प्रतिष्ठम। क्या होता है, प्रतिष्ठम। और प्रतिष्ठम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें, रिलैक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलैक्टेंस। और रिलैक्टेंस क्या काम करता है भाई, जो चुंबकीय लाइनें या चुंबकीय फ्लक्स चलती है उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अगर अनिच्छा अधिक है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करेगा, कम काटेगा। तो इसलिए क्या होता है भाई, जो ट्रांसफॉर्मर किया चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई, कम अनिच्छा वाला होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, जो रिलैक्टेंस है या प्रतिष्ठम है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग को काटे और उसके अंदर क्या पैदा हो जाए, ईएमएफ पैदा हो जाए। तो अनिच्छा क्या होता है भाई, अनिच्छा होता हमारा भाई प्रतिष्ठम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्टेंस बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए, कम अनिच्छा वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, कम अनिच्छा वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या पूछ रखा भाई, जो हमारा है ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग, चुंबकीय कपलिंग का मतलब भाई अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने पढ़ा, तो भाई पढ़ा था मैंने, पीछे क्वेश्चन था उसमें। तो जो चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, कम रिलैक्टेंस वाला होना चाहिए या कम अनिच्छा वाला होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठम कम से कम होना चाहिए। तभी हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कपलिंग का मतलब होता है भाई जोड़ना, तो दोनों वाइंडिंग को बीच में चुंबकीय कपलिंग कब होगी, जब उनके अंदर क्या होगा भाई, कम रिलैक्टेंस होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई कम रिलैक्टेंस, कम रिलैक्टेंस सामग्री का प्रयोग करके। ऑप्शन बी कह रहा भाई उच्च रिलैक्टेंस सामग्री का प्रयोग करके। ऑप्शन सी कह रहा भाई चक्रों की संख्या बढ़ाकर। ऑप्शन डी कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या पढ़ा भाई, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, चक्रों की संख्या को ना प्रयोग करके कम रिलैक्टेंस सामग्री का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। अगर कम रिलैक्टेंस सामग्री का प्रयोग करेंगे तो प्राइमरी से जो सेकेंडरी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र काटेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए क्या करते हैं भाई, कम रिलैक्टेंस सामग्री का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा भी, निम्न में से कौन से ट्रांसफॉर्मर का आकार अधिक होगा? आकार पूछ रखा भाई, कौन से ट्रांसफॉर्मर का आकार अधिक होगा? तो थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था भाई, जिस ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम है, और जिस ट्रांसफॉर्मर का आकार होगा छोटा उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा। तो क्या होता भाई? आकार ज्यादा, क्या भाई? आकार ज्यादा, ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होगा? ज्यादा। तो क्या होगा भाई साथ में? तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवृत्ति कम। आकार छोटा, आकार छोटा, आकार छोटा, आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो आवृत्ति हो जाएगी हमारी ज्यादा। क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये हमसे पूछ रहा भाई, निम्न में से कौन से ट्रांसफॉर्मर का अधिकतम आकार होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 1 केवीए 25 HZ है। ऑप्शन बी कह रहा भाई 1 केवीए 50 HZ है। ऑप्शन सी कह रहा भाई 1 केवीए 60 HZ है। ऑप्शन डी कह रहा भाई 1 केवीए 90 HZ है। तो क्या होगा भाई? अगर आकार ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी भाई? कम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आकार ज्यादा है, आवृत्ति कम, आकार छोटा है तो आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की इकाई क्या है? जो ट्रांसफॉर्मर है उसको जब हम लेके आते हैं तो उसकी रेटिंग किस में होती है? क्या होती है भाई? रेटिंग के रूप में उसके ऊपर क्या लिखा होता है? तो रेटिंग हमारे ट्रांसफॉर्मर की किस किस के अंदर होती है? एक तो होती है केवीए में, और दूसरी किस में होती है? एमवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में और मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। तो ऑप्शन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में होती है, केवीएआर में होती है, केडब्ल्यू में होती है, उपरोक्त सभी। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में, या और किसमें होती है? एमवीए में। तो ये दो ट्रांसफॉर्मर की हमारी क्या होती है? रेटिंग होती है भाई, किलो वोल्ट एम्पियर में और मेगा वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है भाई, ट्रांसफॉर्मर क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? हमने क्या करना भाई? ट्रांसफॉर्मर को क्या करना है? चलाना है। तो ये पूछ रहा भाई, हमने ट्रांसफॉर्मर को चलाना है, उससे प्रतिक्रिया करवानी है, तो किस चीज की आवश्यकता होगी हमें? प्रत्यावर्तित विद्युत फ्लक्स की, प्रत्यावर्तित चुंबकीय फ्लक्स की, निरंतर चुंबकीय फ्लक्स की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें किसकी जरूरत होती है? तो हमें किसकी जरूरत होती है भाई? प्रत्यावर्तित विद्युत फ्लक्स की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। ट्रांसफॉर्मर से क्रिया करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रत्यावर्तित विद्युत फ्लक्स की जरूरत होती है। किसकी होती है? प्रत्यावर्तित विद्युत फ्लक्स की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो। ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछ रखा भाई, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए कह रहा भाई सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे, स्थिर विद्युत के सिद्धांत पे, रासायनिक प्रभाव पे, इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफॉर्मर काम करता है भाई? तो ट्रांसफॉर्मर हमारा काम तो करता है किसके? ईएमआई के। किसके? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। तो कितनी वाइंडिंग होती है? दो। और ये विद्युत रूप से क्या नहीं होती? जुड़ी नहीं होती। फिर भी इस प्राइमरी का जो चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी को काटता है। तो ये किसके सिद्धांत पे हो गया? तो सिद्धांत पे हो गया सेल्फ के इंडक्शन पे हो गया, स्थिर विद्युत के हो गया। ऑप्शन डी कह रहा भाई रासायनिक प्रभाव पे हो गया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा भाई? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर आ रहा। ये भाई क्वेश्चन वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला थोड़ा उससे अलग था। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या भाई?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कह रहा है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी कह रहा ओम का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है फ्लेमिंग का नियम। तो ओम का नियम क्या था भाई? जब किसी सर्किट को दी जाने वाली सप्लाई और उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जब तक भौतिक अवस्थाएं एक जैसी रहे, जैसे ताप और दाब। किरचॉफ का क्या था भाई? किरचॉफ ने दो नियम दिए थे हमें। किरचॉफ का एक तो था केसीएल और दूसरा कौन सा था? केवीएल। किरचॉफ करंट ला और किरचॉफ वोल्टेज ला। तीसरा भाई फ्लेमिंग के, भाई हमारे पास दो नियम थे, कौन कौन से थे? राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल होता है मोटर जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए, मोटर के लिए। तो हमारा किसके सिद्धांत पे काम करता है भाई? फेराडे के नियम पे। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? तो ये हमारा क्या होता है भाई? ईएमआई। क्या होता है? ईएमआई। तो फेराडे ने क्या कहा था भाई? जब भी हम किसी धारावाही चालक को विद्युत सप्लाई देते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और वो क्या करता है? फिर सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है और उसके अंदर भी क्या पैदा होने लग जाता है? ईएमएफ। ये हमारा किसका नियम था भाई? फेराडे का था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का एक सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? क्या पूछ रखा भाई? स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। स्थैतिक का मतलब भाई स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है भाई बैटरी में, ऑप्शन बी कह रहा है भाई जनरेटर में, ऑप्शन सी कह रहा है भाई अल्टरनेटर में, और ऑप्शन डी कह रहा है भाई ट्रांसफॉर्मर में। तो मैंने पढ़ा भाई, अभी पढ़ा था, पीछे वाला क्वेश्चन है। तो किसमें लगता है भाई? हमारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर किसमें होता है? ट्रांसफॉर्मर में क्या लगता है भाई? स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत लगता है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? तो इंडक्शन मोटर के अंदर भी हमारी क्या होती है? दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है इंडक्शन मोटर के अंदर भी? दो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। तो पूछ रहा है इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पे काम करती है? तो मोटर की एक वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है और दूसरी को क्या करके काट के अंदर उसके अंदर क्या बन जाता है भाई? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है डीसी जनरेटर में लगता है, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे, अल्टरनेटर के सिद्धांत पे, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर की एक वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है, वैसे ही हमारी इंडक्शन मोटर की एक वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है और दूसरी क्या करती है? उसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसके अंदर क्या पैदा कर देती है? ईएमएफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए I2 क्या भाई? I2 बराबर में 2 और I1 बराबर में भी क्या है? 2 है और E2 बराबर में है 100। क्या भाई? E2 बराबर है 100। तो ये कह रहा भाई E1 क्या होगा? तो हमने हमको बताया कि भाई I2 बराबर में है 2, I1 बराबर में है 2, E2 बराबर है 100 और E1 बराबर में क्या होगा? तो हमसे पूछ रहा भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसकी सेकेंडरी में कितनी है? 100 वोल्टेज है, प्राइमरी में भी करंट 2 एम्पियर है और सेकेंडरी में भी करंट कितना है? 2 एम्पियर है। तो E1 का मान हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है? के बराबर होता है हमारा भाई E1 बटे में E2 बराबर में I2 बटे I1। और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है? दो, दो दी हुई है। कितनी दी हुई है? दो दी हुई। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? E1 बटे में E2 बराबर में क्या हो जाएगा भाई? 2। अगर इसको एक इसके नीचे रखें तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर में क्या हो जाएगा भाई? E2 गुणा में 2। और E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई? E2 की वैल्यू हमें दी हुई है 100 और गुणा में 2। तो बराबर में कितनी हो जाएगी? 200। कितनी हो जाएगी? 200। तो कितनी होगी? E2 का मान हमारा कितना होगा भाई? 200 वोल्टेज होगा। कितना? 200 वोल्टेज होगा। E2 का मतलब भाई, E का मतलब हमारा यहाँ किससे है? तो E का मतलब हमारा यहाँ है वोल्टेज से। किससे है? वोल्टेज से। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितनी वोल्टेज होगी? 200 वोल्टेज होगी। कितनी? 200।
अगला क्वेश्चन हमारा 200 वोल्टेज इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक टर्न का अनुपात क्या होगा। तो क्या भाई जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, क्या भाई प्राइमरी वाइंडिंग इसके अंदर कितनी वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है। और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कितनी वोल्टेज है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हमारी है 400। कितनी है, 400। तो ये पूछ रहा भाई अब हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा भाई, तो ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है। कौन सा है, स्टेप अप है, क्योंकि प्राइमरी के अंदर वोल्टेज क्या है, कम, और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1:2, 1:4, 1:8 और 2:7। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कट गई, ये कितने पे, 1 पे, और ये कितने पे, 2। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2 1:2। कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट क्या होगा। क्या कह रहा भाई, सेकेंडरी टर्न है 10 और प्राइमरी टर्न है 1। तो पूछ रहा भाई प्राइमरी के अंदर कितना भाई, 2 एम्पियर का है, तो सेकेंडरी के अंदर हमारा कितना होगा भाई, तो हमारा कितना भाई, N2 बराबर कितना है, N2 बराबर है हमारा 10 और N1 बराबर में हमारा है 1 और I2 बराबर हमारा कितना है, 2 है। तो I1 हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, I1 हमसे ये पूछ रहा भाई। तो वैल्यू रख लेते हैं भाई। तो हमारा क्या होता है भाई, I2 बटे क्या होता है, I2 बटे I1 बराबर में N1 बटे N2। तो I2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 एम्पियर है, और I1 की हमसे क्या कर रखी, पूछ रखी है। N1 की वैल्यू हमें कितनी दी, 1, और N2 की वैल्यू कितनी दी है, 10। तो इनकी आर पार गुणा करें तो हमारा क्या है भाई, I1 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। तो जो सेकेंडरी प्राइमरी का जो करंट होगा कितना होगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। अगला एक न्यूमेरिकल और अभी हमारे पास, तो कह रहा भाई एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न है, प्राइमरी टर्न N1 बराबर में कितनी है, 500 लिख लेते हैं साथ के साथ, और 200 सेकेंडरी टर्न है, N2 बराबर कितनी है हमारी, N2 बराबर है 200 टर्न। कितनी है, 200 टर्न है, और उसको 120 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो आपूर्ति का मतलब होता है भाई प्राइमरी वोल्टेज। तो E2 बराबर हमारा कितना है, तो E2 बराबर हमारा है 120। कितना है, 120, 20 दी गई है। सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रखी है हमसे, एक तो क्या पूछ रखा है भाई, E2 पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, E2, E1, ये जो स्रोत से जुड़ी होती है वो कौन सी होती है, E1। E2 का वोल्टेज पूछ रखा है और टर्न वोल्टेज की गणना करनी है हमने। तो हम रख लेते हैं मान भाई, हमारा क्या होता है, N1 बटे N2 बराबर में E1 बटे E2। N1 कितना हमारा, N1 हमारे पास है 500, N2 कितने हैं 200, बराबर में E1 हमारे पास कितना है 120। कितना है 120, और E2 में क्या करना है, निकालना है। तो E2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 500 E2 बराबर में 200 गुणा में 120। तो E2 बराबर हमारा क्या जाएगा, तो E2 बराबर आ जाएगा हमारा 200 गुणा में 120 बटे में कितने, 500। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 5 4 और 12 चौक 48 वोल्टेज आ गई। तो हमारी वोल्टेज कितनी आई है, 48। अब ये पूछ रहा भाई कितनी वोल्टेज आई है, 48 वोल्टेज आई है, और सेकेंडरी के अंदर टर्न कितनी है, 200 टर्न है। कितनी टर्न है, 200 टर्न है। तो पूछ रहा भाई प्रति टर्न वोल्टेज कितनी होगी, तो हमारी प्रति टर्न वोल्टेज कितनी होगी, 48 बटे 200। कितनी होगी, 48 बटे 200।
भाग करेंगे, नहीं गया भाई तो क्या लग गया पॉइंट। यहाँ पे कितने हो गए 480, 2 से भाग करेंगे 400 हो जाएगा, 2 आ गया। फिर कितने बच गए भाई 80, 80 में एक जोड़ो और 0 जोड़ी तो जोड़ दिया भाई, तो कितने पे कटेगा 4 पे। तो कितनी आई है, ये आई है हमारी वोल्टेज प्रति टर्न आ गई कितनी 0.24 है, और वोल्टेज हमारी कितनी आई थी 48। तो हमारा राइट आंसर को कौन सा हो जाएगा 48 वोल्टेज 0.24 टर्न। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ था, ट्रांसफॉर्मर 500 प्राइमरी टर्न थी, N1 की वैल्यू 500 थी, N2 की वैल्यू कितनी थी 200 की थी, E1 की वैल्यू हमें 120 दी हुई थी, तो E2 की हमसे क्या कर रखी थी वैल्यू पूछ रखी थी, और तीसरा और क्या पूछ रखा था भाई प्रति टर्न वोल्टेज कितनी होगी। तो एक होता भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशो के, तो के बराबर हमारा क्या होता भाई N1 बटे में N2 बराबर में E1 बटे E2 बराबर में I2 बटे I1 बराबर में अंडर द रूट ZP बटे ZS। ये हमारा क्या होता है भाई ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया इसको निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक कॉइल में 4 लूप है, कितने भाई ये कह रहा भाई हमारी जो प्राथमिक वाइंडिंग है क्या ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एंड में 4 लूप है, तो कह रहा भाई हमारा प्राइमरी वाइंडिंग 1 2 3 4 लूप है, कितने हैं 1 2 3 और 4 लूप है। और ये कह रहा है द्वितीयक कॉइल में 40 लूप है, कितने भाई 40 लूप है, ये कितने हैं 40 लूप है, ऐसे कितने लूप है 40 लूप है। तो वोल्टेज क्या होगी भाई 10 गुना स्टेप अप 10 गुना स्टेप डाउन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रही भाई क्या हो रही है 4 से क्या हो रही है 40 हो रही, तो क्या होगी स्टेप अप, क्या होगी स्टेप अप, और 4 का 40 क्या होता है भाई 10 गुना क्या हो जाएगी वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी 10 वोल्ट 10 गुना क्या हो जाएगी स्टेप अप हो जाएगी। हर एक प्रकार के क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल भी है, इजी क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, सारे प्रकार के क्वेश्चन हमने क्या कर रखे इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में 240 वोल्टेज है, क्या भाई प्राथमिक वाइंडिंग में 240 वोल्टेज है, तो क्या करा भाई E1 बराबर में कितनी है 240 वोल्टेज है की आपूर्ति के साथ जुड़ी, आपूर्ति के साथ जुड़ी तो प्राइमरी होगी, और प्राथमिक व द्वितीयक चक्रों का अनुपात 1:4 है। प्राथमिक में कितने भाई N1 बराबर में कितने हैं 1 है, और N2 बराबर में कितने हैं तो 4 है। द्वितीयक में वोल्टेज होगा तो E2 हमसे क्या कर रखा है ये पूछ रखा, क्या पूछ रखा E2। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है के बराबर में E1 बटे में E2 बराबर में I2 बटे I1 बराबर में N1 बटे N2 बराबर में अंडर द रूट ZP बटे ZS। ये हमारा क्या होता है ट्रांसफॉर्मर रेशो होता के। अब हमें वैल्यू 3 चीजों की दी है, वोल्टेज की दी हुई और है टर्न की दी हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई E1 बटे E2 बराबर में N1 बटे N2, क्या हो जाएगा N1 बटे N2। तो E1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 240, कितनी दी हुई है 240 दी हुई है। E2 हमने क्या करना है निकालना है। N1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1, N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। जब इनकी आर पार गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई E2 बराबर में क्या हो जाएगा 240 गुणा में 4, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 24 दूनी 48, 24 तीय 72, 24 चौके 96, तो कितनी हो जाएगी भाई 960 वोल्टेज हो जाएगी। तो सेकेंडरी के अंदर कितनी वोल्टेज हो जाएगी 960 वोल्टेज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 960। 240 वोल्टेज कब होती जब इनका अनुपात क्या होता है भाई 1:1 होता है, तो वोल्टेज होती है 240, कितनी होती है 240। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफॉर्मर अनुपात के वर्ग है भाई, किसके वर्ग के अनुपात में है ट्रांसफॉर्मर,
क्वेश्चन ऊपर रह गया अभी हमारा। तो क्वेश्चन है भाई ट्रांसफॉर्मर की प्रतिबाधा का अनुपात के समान है। तो क्या भाई ट्रांसफॉर्मर की प्रतिबाधा का अनुपात किसके समान है? तो ट्रांसफॉर्मर का अनुपात हमने पढ़ा था भाई के ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्या पढ़ा था भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो के पढ़ा था हमने। तो के बराबर हमने क्या पढ़ा था? तो के बराबर हमने पढ़ा था भाई के बराबर में N1 बटे में N2 बराबर में E1 बटे E2 बराबर में I2 बटे I1 बराबर में अंडर द रूट ZP बटे ZS। तो उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, N2 बटे N1 है, E2 बटे E1 है, और I1 बटे I2 ZS बटे ZP भी लिख सकते हैं। तो कह रहे ट्रांसफॉर्मर की प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं? प्रतिबाधा को लिखते हैं Z से। तो पूछ रहा भाई का अनुपात किसके समान है? ट्रांसफॉर्मर अनुपात के वर्ग के, ट्रांसफॉर्मर के अनुपात के, ट्रांसफॉर्मर के अनुपात के प्रतिलोम, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी ये प्रतिबाधा है जेड, ये क्या भाई वर्ग के अनुपात के क्या भाई समान है। तो ट्रांसफॉर्मर के वर्ग के अनुपात के क्या ये समान है। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि सीटी की रेटिंग, तो सीटी क्या होता है हमारा भाई? तो सीटी होता है हमारा एक करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है भाई? सीटी होता है हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? उच्च धारा मापने के लिए करते हैं। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर 50 एम्पियर है तो गुणक घटक क्या होगा? तो क्या पूछ रखा है भाई हमसे? गुणक घटक पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? गुणक घटक पूछ रखा है। के का मान पूछ रखा है। तो के बराबर हमारा क्या होता है? के बराबर होता है हमारा भाई I2 बटे I1। तो ये क्या भाई सीटी क्या होता है? ज्यादा करंट मापने के लिए प्रयोग किया था। तो के बराबर हमारा क्या जाएगा भाई? 100 बटे 5 बराबर में कितना हो गया भाई? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 20। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 1200 टन है और इसके द्वितीयक पर 600 टन है। प्राथमिक पर वोल्टेज 110 है और बाहर प्रतिरोध 100 ओम है। धारा का अनुपात होगा। तो हमसे पूछ रहा भाई धारा का अनुपात क्या होगा? क्या हमारे पास एक आदर्श ट्रांसफार्मर है? क्या भाई हमारे पास क्या होता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। तो हमें क्या दिया भाई? N1 बराबर में कितनी है? 1200 है। और N2 बराबर में कितनी है? 600 है। तो हमारा क्या होता है भाई? धारा अनुपात क्या होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा भाई? N2 बटे N1। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा? N1 बटे N2 तो कितनी होगी? 600 बटे 1200। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 को 12 से भाग करें कितना हो जाएगा भाई? भाग नहीं जा रहा तो क्या लगी? पॉइंट है। कितना हो गया? 60, 12 पंजे 60। तो कितना अनुपात हो जाएगा अभी? 0.5। कितना हो जाएगा? धारा का अनुपात कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला भी इसके निकालने का, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या भाई? N1 बटे N2। क्या भाई? N1 बटे N2 बराबर में होता है E1 बटे E2। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हमारे पास? 1200। कितनी दी है? 1200। इसकी कितनी दी है? 600। बराबर में E1 की वैल्यू कितनी है? 110। और E2 की हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 600 गुणा में 110 बटे में 1200। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो,
कितनी आएगी 5, और 5 और 11 की गुणा करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 55। कितना हो गया 55। तो यहां से हम क्या कर लेते भाई, आई की वैल्यू निकाल लेते। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेकेंडरी में वोल्टेज, किसमें सेकेंडरी में वोल्टेज बटे में प्राइमरी में वोल्टेज। सेकेंडरी में वोल्टेज हमारी कितनी आई है 55 आई है, और सेकेंडरी प्राइमरी में कितनी 110, तो भी हमारा कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर है बी क्या है, राइट आंसर है। अगला कह रहा भाई ट्रांसफॉर्मर के संबंध में समीकरण सही है, तो दिए गए में ट्रांसफॉर्मर के संबंध में समीकरण कौन सा सही है। तो समीकरण हमारा क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर रेशो के बारे में पूछ रहा है, तो के बराबर हमारा क्या होता है भाई I2 बटे में I1 है, बराबर में N1 बटे में N2, बराबर में E1 बटे E2, ये होता है। तो ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन ए कह रहा भाई I1 बटे I2, क्या कह रहा है I1 बटे में I2, बराबर में क्या कह रहा है भाई N2 बटे N1, क्या कह रहा है N2 बटे में N1, फिर क्या कह रहा है भाई V2 बटे V1, और V क्या है हमारा E को प्रदर्शित कर रहा है। अगला कह रहा भाई I2 बटे I1 है, V2 बटे V2, N1 बटे N1, तो हमारा ये होता भाई, तो इसके समान कौन सा है, तो इसने कह रहा भाई यहाँ पे इसने क्या कर लिया I2 नीचे कर लिया है, और बाकी N2 और V2 क्या कर लिए ऊपर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि बढ़ती है, क्या पूछ रखा भाई ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर लोहा हानि बढ़ती है, तो ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी हानि होती है, लोहा हानि होती है और कॉपर हानि होती है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि बढ़ती है, तो किसके कारण लोहा हानि बढ़ती है हमारी, तो किसके कारण बढ़ती, तो ट्रांसफॉर्मर में जो लोहा हानि बढ़ती है हमारी किसके हुई, फ्लक्स घनत्व के बढ़ने के कारण हमारी क्या होती है, लोहा हानि क्या करती है बढ़ती, क्या करती है लोहा हानि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन कह रहा भाई ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार पर तांबा हानि 6400 है। पूर्ण भार का मतलब भाई फुल लोड के ऊपर, किस पे फुल लोड पे कितनी है 6400 है, कितनी है 6400 वाट है। आधे बार पे किस पे, आधे बार पे, तो आधे बार पे तांबर हानि कितनी होगी, तो तांबर हानि हमारी क्या करती है भाई स्केयर में घटती बढ़ती है। तो हमारा लोड पहले क्या था फुल, अब लोड क्या हो गया आधा, क्या गया भाई लोड हो गया हमारा आधा। तो जो हानि होती है ये लोड के स्केयर में क्या करती है घटती बढ़ती है। अब लोड हमारा क्या होगा भाई आधा, हानि हमारी पहले कितनी थी 6400 थी, अब लोड क्या हो गया भाई हमारा 1/2 का स्केयर है, तो कितना होगा भाई 6400 बराबर में एक का स्केयर एक, दो का स्केयर कितना हो गया 4, 4 से काटें तो कितना आ जाएगा 1600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानि, क्या भाई एक ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानि, एक ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानि 800 वाट है, कितनी भाई आयरन हानि कितनी है 800 वाट है। यदि ट्रांसफॉर्मर के लोड को दुगुना कर दिया जाए तो हानि क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए कह रहा है भाई 1600 हो जाएगी, ऑप्शन बी कह रहा है 800 हो जाएगी, ऑप्शन सी कह रहा है भाई 1200 हो जाएगी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आयरन हानि होती है वो क्या होती है भाई लोड पर निर्भर नहीं है, क्या भाई लोड पर निर्भर नहीं है, क्या है, तो क्या भाई लोड पर निर्भर नहीं है। तो कितनी भाई जितनी पहले लोड पे थी उतनी क्या हो जाएगी दो गुणे लोड पे हो जाएगी। अगर ये हमसे पूछ लेता भाई कितनी, यदि दो लोड दो गुना कर दिया जाए तो हानि हमारी क्या हो जाती है, अगर कॉपर हानि पूछ लेता तो हमसे क्या हो जाती है ये 4 गुना हो जाती, कितनी 32 हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भी 800 हानि 800 वाट हमारी क्या हो जाएगी हानि रहेगी, ये सेम रहेगी। ये कह रहा भाई
एक ट्रांसफॉर्मर के आधे भार पर तांबा हानि पूर्ण भार की तुलना में होती है। क्या होती है भाई? हमने पढ़ा था भाई, हमारे पास पहले कितनी थी? 6400 थी। कितनी थी? 6400 थी। किस पे? पूर्ण भार पे। और फिर क्या गई थी? आधे भार पे हमसे पूछी थी। किस पे पूछी थी? आधे भार पे। तो आधे भार पे हमारे पास कितनी बच गई थी? 1600 बच गई थी। अब ये पूछ रहा भी, एक ट्रांसफॉर्मर की आधे भार पर तांबा हानि पूर्ण भार की तुलना में कितनी होती है? पहले थी 6400। कितनी थी? 6400 थी। अब कितनी हो गई है? कितनी होगी? 1600। तो कितनी होगी भाई? पहले थी 6400, अब कितनी होगी? 1600। तो कितनी कम होगी? एक चौथाई कम होगी। कितनी कम हो गई है? एक चौथाई। तो क्या हो जाती है भाई? 4 गुना बढ़ जाती है? नहीं। 2 गुना बढ़ जाती? नहीं। आधी रह जाती? नहीं। तो क्या हो जाती है? एक चौथाई हो जाती है। क्या हो जाती है? एक चौथाई हो जाती है हमारी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रांसफॉर्मर में कुल हानि निर्भर करती भाई। तो पूछ रहा है, हमारा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें क्या होती है हमारे पास? दो हानि होती है। एक तो होती है लोहा हानि। कौन सी होती है? लोहा। और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? तांबा या कॉपर हानि। तो पूछ रहा भाई किसके ऊपर निर्भर करती है? वोल्टेज और धारा पे। वोल्टेज पे केवल केवल धारा पे। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर निर्भर करती है हमारी? तो जो हमारी हानि होती है वो वोल्टेज और धारा दोनों पे क्या करती है? निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये थी भाई ट्रांसफॉर्मर की क्लास नंबर 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर थे। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको सारे ऑप्शन के साथ क्या करवाया है? सोल्व। तो इसके बाद हमारी 3 से 4 क्लासें और आएगी ट्रांसफॉर्मर की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अंत तक हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहना। इस बार आपका ALM ऐसे WPO में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने हमारे साथ हमारी पूरी थ्योरी की क्लास और उसके बाद अगर MCQ क्लास पूरी की है तो इस बार आपका गारंटी के साथ कह देते हैं हम, आपका सिलेक्शन पक्का है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे तो नहीं कह सकते हम भाई, लगभग हमारी थ्योरी प्लस MCQ की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। धन्यवाद।